नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। बिहार चुनाव अब बहुत करीब आ चुका है। अगर आज से देखें तो अक्टूबर लास्ट में या नवंबर में चुनाव होने की पूरी संभावना बनती नजर आ रही है। उसके साथ साथ चुनावी समीकरण को अगर आप देखें तो बहुत ही अलग अंदाज में बिहार के अलग अलग राजनीतिक दल और नेता जो है अपने अलग अलग अंदाज में बिहार के लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोगों को लग रहा है, सारे राजनीतिक दलों को ये लगता है कि बिहार के लोग जो है वो राजनीतिक में जातिवाद में बंधकर जो है जातिवाद में अलग अलग उलझकर हम लोगों के वोट बैंक को लुभा लेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें आरजेडी की, जो अभी बिहार की राजनीतिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ी पार्टी है, पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीतकर विधानसभा पहुंची थी। अभी फिलहाल तेजस्वी यादव उसके मुखिया हैं और फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे अगर आप देखें तो लालू प्रसाद यादव है, जो हमेशा लोगों का ये मानना है, ऐसी राजनीतिक परिदृश्य में अक्सर चर्चाएं चलती रहती है कि एम-वाई के समीकरण को ध्यान में रखते हुए राजद अपनी राजनीति को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। ये लोग मानते हैं, ये लोगों का परिदृश्य है। अलग अलग अंदाज में लोग जो है, राजनेता जो है, अपने इस एंगल से राजनीति की रोटी को सेकते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप पिछले लोकसभा चुनाव में देखे होंगे तो तेजस्वी यादव अपने सभा में कई बार ये बात कहते नजर आए हैं कि भाई हम राजद जो है वो माई की नहीं बाप की भी पार्टी है। और उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा हम अटेंशन यहां पे बनाना चाहेंगे कि ये सिर्फ आरजेडी की बात नहीं है, सारी राजनीतिक दलों की यही स्थिति बनती नजर आ रही है। खास करके अब जो है राजद के लिए एक बड़ा मुहिम चलते हुए नजर आ रहा है, जिसमें वो आरक्षित सीटों पे बिहार में अगर टोटल विधानसभा की सीटें देखें तो 243 है। 243 में 38 सीटें जो है वो आरक्षित सीटें हैं और आरक्षित सीटों को अपने साथ जोड़ने की तैयारी में हर राजनीतिक दल जो है अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही है। अगर हम राजद की ही बात करें तो राजद में आपने देखा प्रदेश अध्यक्ष का जब चुनाव करना हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे मंगनी लाल मंडल को लाया गया, जिससे एक देखा जा सकता है कि मंडल क्षेत्र के लोगों को, उस जाति के लोगों को कितना अधिक से अधिक लोग हैं उस जाति से और उनको अपने साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, उसकी तैयारी में उसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मंगली लाल मंडल को बनाते हुए दिखाई दिए। लेकिन वही बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की भी स्थिति ऐसी ही बनती नजर आ रही है, जिसमें कुछ दिन पहले कांग्रेस ने भी अपना प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राजेश राम को कांग्रेस ने बनाया है बिहार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, जिसमें राजेश राम जो है काफी एक्टिव लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी आप देखें कि राजेश राम जो है वो भी कहीं ना कहीं आरक्षित समुदाय से आते हैं, आरक्षित जाति से आते हैं और वो विशेष जाति का वोट बैंक प्रतिशत क्या है बिहार में, उसे भी ध्यान रखा गया है। लेकिन अगर आपको हम ये भी बता दें कि ये सिर्फ राजद और कांग्रेस की बात नहीं है, जदयू में मतलब जो बिहार में रूलिंग पार्टियां हैं वो भी इस चीज से वंचित नहीं दिखाई दे रही है। जहां अगर आप देखें तो एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान एक बैकवर्ड का बड़ा चेहरा है, पिछड़ों का रिजर्व सीटों के लिए बड़ा चेहरा माने जाते हैं। जिस तरीके से चिराग जी के पिता रामविलास पासवान जो अब है नहीं, लेकिन वो भी दलितों के एक बड़े नेता के तौर पे माने जाते थे और वही बागडोर आज चिराग पासवान संभालते नजर आ रहे हैं। तो वही जीतन राम मांझी को भी एनडीए अपने साथ रख करके कहीं ना कहीं दलित समुदाय के लोगों की वोटों को अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश और तैयारी चल रही है लगातार। उसके साथ यदि आप देखें तो उपेंद्र कुशवाहा जी हो या उनसे जुड़े एनडीए गठबंधन के और भी घटक दल हैं, जो इस तरह से अलग अलग परिदृश्य को देखते हुए अलग अलग तरीके से काम को करते हुए दलित समाज के खास करके आरक्षित लोगों के वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश जारी है और कोशिश कर भी रहे हैं लगातार। उसके बाद यदि आप देखें तो
बिहार सरकार नीतीश कुमार और उसके उनके सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, आप देखिए जो भी लोग जिस समुदाय से हैं, जिस जाति से हैं, वो लगातार अपने अपने जाति समुदाय को बांधने की, साधने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा स्थिति बनता हुआ नजर आ रहा है कि आने वाले चुनाव में हर लोग अपने अपने एजेंडे पे काम करके हर गठबंधन ये कोशिश में है कि हमारी सरकार मजबूती से मजबूती क्षेत्र में बने, मजबूती से मजबूती संख्या में हम आए, और ताकि विधानसभा और बिहार सरकार में अपनी सरकार को स्थापित कर पाए। लेकिन उसके साथ साथ आप इसमें और भी चीजें जोड़कर देख सकते हैं। अभी जिस तरीके से महागठबंधन के तरफ से, खास करके आरजेडी के तरफ से, तेजस्वी यादव के तरफ से जो है वो माई बहन योजना के नाम पे 2500 रुपया प्रति माह देने की तैयारी चल रही है। और आप इसको आप ऐसे देखिए, ये वोट बैंक की एक बड़ी राजनीति का हिस्सा नहीं है तो क्या है? क्योंकि अभी जब चुनाव आता है तो लोगों को अलग अलग अंदाज से, अलग अलग तरीके से लोगों को लुभाने की तैयारियां शुरू हो जाती है। लोगों को राजनीतिक दल और राजनेता लुभाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे महागठबंधन के तरफ से 2500 रुपया प्रति माह महिला को जिस तरीके से महागठबंधन के तरफ से माई बहन योजना के रूप में दी जा रही है, तो वही आप देखें बिहार सरकार की तरफ से, बिहार सरकार अगर हम कह रहे हैं तो नीतीश कुमार और भाजपा एनडीए गठबंधन की तरफ से 400 रुपए जो पेंशन, पहले वृद्धा पेंशन मिलता था, उसे बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है। अब देखिए दोनों में कंपटीशन बहुत तगड़ा चल रहा है। एक तरफ 2500 रुपया देने की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरे तरफ 1100 रुपया की घोषणा भी कर चुके हैं नीतीश कुमार। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़कर देखें तो प्रशांत किशोर भी कहीं पीछे कैसे रह सकते हैं? वो भी इस चीज में लगातार इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। जब नीतीश कुमार के तरफ से, मतलब बिहार सरकार के तरफ से यह फैसला लिया गया कि भाई 400 के बजाय 1100 रुपए हम लोगों को देंगे वृद्धा पेंशन के तौर पे, तो जनस्वराज के संस्थापक और सूत्रधार प्रशांत किशोर कहते हैं कि 1100 मंजूर नहीं, कम से कम हमें 2000 रुपए वृद्धा पेंशन के रूप में चाहिए। देखिए यहां पे बिहार का चुनाव ट्रायंगुलर शेप में बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें एक तरफ 2500, दूसरे तरफ 1100 और तीसरे तरफ 2000, तीनों एक ट्रायंगल में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बिहार के लोगों को भी यह तय करना होगा कि आखिर कहां जा रही है चुनावी व्यवस्था, कहां जा रही है चुनावी प्रणाली। उसके साथ साथ मैं बिहार के युवाओं से भी यह कहना चाहूंगा, क्योंकि युवा जो है राजनीति में रुचि रखते हैं लेकिन खुलकर सामने नहीं आ पाते हैं, उन युवाओं से भी हम कहना चाहते हैं कि बिहार के प्रदेश को बदलने की अगर किसी के पास ताकत है तो बिहार के युवाओं में है। आइए हम सब मिलकर इस परिदृश्य को बदलेंगे और बिहार का चुनाव, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, हमारे बिहार के 14 करोड़ लोगों की ये कोशिश होनी चाहिए कि बिहार का चुनावी मुद्दा, बिहार का विकास होना चाहिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए और बिहार की अलग अलग विधि व्यवस्था के विकास की बात होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है? होता यहां यह है कि ये पार्टी, इस जाति के लोगों की संख्या कितनी है, इस जाति के लोगों की संख्या कितनी है, ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, हम क्या गिफ्ट कर दे ताकि इस जाति के लोग हमारे साथ आ जाए। लेकिन एक बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, आप देखेंगे, आप भी देख रहे हैं चीजों को, कि अति पिछड़ा दलित महादलित की बात हर पार्टियां कर रही है, जिसकी वोट प्रतिशत अगर हम देखें तो लगभग 19% आंका जा रहा है। अलग अलग न्यूज रिपोर्ट्स, अलग अलग चैनल जो है, कोई 18%, कोई 19%, कोई 17%, इस तरह से, तो लगभग मान लीजिए 19% वोट बैंक दलित और आरक्षित वोट बैंक बिहार में है। लेकिन वहीं अगर सामान्य कोटे से आप देखते हैं, जिसमें अग्रिम की 4 जातियां आती है, उसका भी वोट प्रतिशत लगभग 15 से 16% है। लेकिन अग्रिम जाति का जिक्र कोई पार्टी नहीं करते हुए नजर आते हैं। अब यहां पे सवाल ये खड़े होते हैं कि अब क्या होगा? क्या अग्रिम समाज के लोगों का राजनीति में कोई प्रभाव नहीं रह गया है, या अगर अब देखना होगा कि अग्रिम समाज के लोग राजनीति में इन्वॉल्व होने के बावजूद भी उनका अस्तित्व कहां तक बनता हुआ नजर आ रहा है? यह सवाल हम आप पे छोड़ते हैं। आपको जवाब देना चाहिए कि आखिर बिहार की राजनीति की परिदृश्य और राजनीति की रूपरेखा
क्या दलित और महादलित समुदाय के लोग ही तय करेंगे या कुछ और भी होने की संभावना है या कुछ और भी होने की गुंजाइश है? आप जिस तरीके से आज सारे लोग, सारी राजनीतिक दल, सारे नेता जिस तरीके से लोगों को, अलग अलग जाति के लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आज सवाल फिर से खड़ा होता है कि केवल अति पिछड़ों और दलितों को ही जोड़ने की बात लगातार खुले मन से क्यों कही जा रही है? क्या स्वर्ण समाज में 15% जो लगभग जनसंख्या का हिस्सा माना जाता है, जिसमें भागीदारी है लगभग 15%, तो क्या 15% वोटों का कोई महत्व नहीं है या महत्व है? तो राजनीतिक दलों को यह लगता है कि ये वोट तो हम ले ही लेंगे, इसके अलावा किसी और पे बात करनी चाहिए। फिलहाल इन सवालों को ध्यान में रखते हुए हम सारा मामला, सारा मसला आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और बेहतर इसमें क्या कर सकते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरी चीज, हमारे विश्लेषण में भी अगर कहीं कुछ त्रुटि आपको नजर आ रही है, कुछ सुझाव है आपकी तरफ से, तो आप कमेंट करके बताएं। हम उस सुझाव पे बिल्कुल मजबूती से काम करेंगे और आपके लिए और शानदार विश्लेषण अगली बार लेकर आएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन एक सवाल मैं फिर छोड़कर जाता हूं, अगले मुख्यमंत्री के तौर पे आप बिहार में किसे देखना पसंद करते हैं? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाजत दें। नमस्कार।